नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मछोदरी स्मार्ट विद्यालय का बेसिक शिक्षा अधिकारी व अन्य अधिकारियों ने किया निरीक्षण। बीएचयू अस्पताल के एमएस की सद्बुद्धि हेतु धरने के 6वें दिन नर्सिंग स्टाफ ने किया सुंदरकांड का पाठ। मकर संक्रांति पर्व नजदीक आते ही पतंग की हो रही जमकर खरीदारी। और भिखारीपुर स्थित आरएस मेमोरियल स्कूल में कोविड टीकाकरण शिविर का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। मछोदरी स्मार्ट विद्यालय का बेसिक शिक्षा अधिकारी व अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया। मछोदरी स्थित स्मार्ट विद्यालय में अचानक निरीक्षण करने बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह व सहायक निदेशक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी अवध किशोर सिंह पहुंचे। इन अधिकारियों ने विद्यालय में पहुंचकर चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित यह विद्यालय वाराणसी में अलग पहचान रखने वाला विद्यालय है। यहाँ भी हाई स्कूल तक की शिक्षा दी जाती है। अधिकारियों ने बताया कि सारी व्यवस्थाएं सही चल रही हैं, कोई खामियां नहीं है। आने वाले दिनों में इसे इंटर तक कर दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान दीपक कुमार, प्रधानाचार्य अग्नि कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार मौर्य, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एनपी सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सर, आज निरीक्षण किए, क्या कहना चाहेंगे और लोगों को कि इस तरह से विद्यालय में आवे, एडमिशन लें और आगे क्या योजना होगी आप लोगों की? देखिए, बेसिक शिक्षा के इतिहास में पहली बार कोई बिल्डिंग 14 करोड़ 29 लाख की लागत से बनी है। इसमें 1 से लेकर 10 तक के स्कूल हैं, संचालित हो रहे हैं। पहली बार हो रहा है कि इस स्कूल में प्रवेश के लिए 2500 फॉर्म आए थे। मात्र हम 200 एडमिशन इसमें ले पाए हैं, हमारे पास जगह नहीं थी। तो एक बेसिक शिक्षा के लिए एक परिवर्तन का दौर है और ऐसे बहुत सारे काम। राजघाट में अभी 3 करोड़ 80 लाख की लागत से बिल्डिंग बन रही है। इसके बाद महमूरगंज में बन रही है, ढडोरपुर में 1.5 करोड़ की लागत से बन चुकी है, शिवपुर में 50 लाख की लागत से बन के क्लासेस चल रहे। कहने का मतलब अब ये सरकारी स्कूलों को ये दिक्कत नहीं है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, संसाधन नहीं है। सारी व्यवस्थाएं सरकार की है। अन्य व्यवस्थाओं से अंतर ये है कि प्राइमरी स्कूल पहले एक सामान्य सी स्कूल होती थी जहाँ बच्चे ज़मीन बैठते थे, बट इस स्कूल में आप देख सकते हैं अच्छा स्मार्ट क्लास है, अच्छे फर्नीचर हैं, टाइल्स है, एवन दो कि बच्चों के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई है ताकि, और बाहर अच्छी पार्किंग है, पार्क की व्यवस्था है, उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ की व्यवस्था। ओवरऑल एक प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर एक सरकारी स्कूल है। ये बदलते बेसिक का प्रतीक है और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने इसकी बहुत सराहना की। आगे भी आप लोगों की इसी तरह योजना बनती रहेगी? चल रहे लगातार, और पांडेपुर में भी प्रस्तावित है, अन्य जगहों पर भी स्मार्ट सिटी के सहयोग से ये स्कूल का निर्माण प्रस्तावित है। न केवल स्कूल का निर्माण बल्कि ओवरऑल एजुकेशन क्वालिटी भी हम लोगों का बहुत बड़ा फोकस रहेगा, उस पर भी हम लोग। सर, आज किस तरह का यहाँ निरीक्षण चल रहा है? आज ही प्रमुख बेसिक शिक्षा जो आए थे, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा आए हैं और आकस्मिक निरीक्षण में उनकी इच्छा थी कि हम कोई अच्छा स्कूल देखना चाह रहे हैं या स्कूल कोई भी दिखा दीजिए। तो हम लोग प्रेरित किए कि आए मछोदरी के स्कूल देखा जाए। तो काफ़ी प्रसन्न होकर के हर बिंदुओं को टच किए हैं। प्रेरणा तालिका पर काफ़ी खुश हुए और यहाँ के साफ सफाई से काफ़ी प्रसन्न हुए और कहे कि इसको और आगे बढ़ाया जाएगा आप लोग और अच्छा स्टूडेंट। सर, और भी बनारस में कई विद्यालय हैं, तो आगे क्या योजना होगी आप लोगों की? आगे योजना अभी और भी विद्यालय बन रहे हैं। इसी के पैरेलल जो हम रामघाट बन रहा है, वहाँ मामूरगंज बन रहा है। इसी के तर्ज पर स्मार्ट सिटी की तरह से और भी बनेंगे। और क्या यहाँ कुछ नया व्यवस्था भी किया जाएगा कि सारे जो व्यवस्था इसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा? नहीं, सुचारू रूप से चल रही है। आयोग से टीचर भी आ गए, माध्यमिक में टीचर की कमी थी तो वो भी पूरा हो रहा है। आज कोई खामियां मिली क्या? नहीं, कोई खामी नहीं मिली। प्रमुख सचिव भी काफी प्रसन्न हुए। नहीं, देखिए, आज ऐसा है कि पूरे बनारस का जो शासन की तरफ से कोविड का है उसके नोडल अफसर बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के आयुक्त आवास तथा बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव श्री दीपक कुमार जी, जो आज इसका निरीक्षण करने आए थे। और उन्होंने कहा कि बनारस में हमें कोई एक ऐसा विद्यालय देखना है जो विद्यालय की अच्छा हो,
वो आए तो उनको पता चला कि नहीं, इस विद्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो काफ़ी जो है प्रसन्न हुए। इसके बाद पूरा नीचे से लेके 3 फ्लोर तक और हमारा जो लिफ्ट लगा है उसको भी उन्होंने बारीकी से देखा, फिर फील्ड को बारीकी से देखा, एक एक कमरे में गए और सारे कक्ष उनको साफ और सुंदर लगे। साथ साथ उन्होंने फर्नीचर की जो व्यवस्था देखा, सारा कुछ अच्छा लगा और उन्होंने ये बताया कि नहीं, निश्चित रूप से हमने देखा कि बनारस मंडल में इस तरह का कोई विद्यालय नहीं है, और काफी प्रसन्न होकर के गए। आगे आप किस तरह से विद्यालय चला रहे हैं? आगे हमारी कोशिश है इस विद्यालय को कि हम शीघ्र ही अगले सत्र में ही हमारी कोशिश है कि हम इसको इंटरमीडिएट की कक्षाएं यहाँ चलाएंगे। इसका उच्चीकरण होकर के इंटरमीडिएट ये होगा विद्यालय, ताकि इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं जिनको दूर दराज में जाना पड़ता है हाई स्कूल से पास करने के बाद 11 के 12 के कक्षा में, उनको मछोदरी में ही स्थान मिल जाए और सारे विषयों की हम माने। बीएचयू अस्पताल के एमएस की सद्बुद्धि हेतु धरने के 6वें दिन नर्सिंग स्टाफ ने सुंदरकांड का पाठ किया। बीएचयू सरसुंदरलाल चिकित्सालय में एमएस द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सभी नर्सिंग स्टाफ विगत 6 दिनों से धरना दे रहे हैं। इनकी मांग है कि चिकित्सा अधीक्षक के गुप्ता पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें अपने चिकित्सा अधीक्षक पद से मुक्त किया जाए। धरने के 6ठे दिन सभी नर्सिंग स्टाफ ने एमएस की सद्बुद्धि हेतु सुंदरकांड का पाठ किया। सभी नर्सिंग स्टाफ की मांग है कि यदि बीएचयू प्रशासन ने एमएस के गुप्ता के ऊपर कार्रवाई नहीं की तो वे भूख हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि मरीजों की सेवा के लिए वो हमेशा तत्पर रहेंगे, लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होती है धरना जारी रहेगा। सर सुंदरलाल बीएचयू से किस तरह का आप लोग कर रहे हैं? सर लगातार आज 6ठा दिन हो गया है। हम 4थे दिन कैंडल मार्च किया। कल हमने और ये सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित किया। हमारी मांगे कोई मानने के लिए कोई प्रशासन, बीएचयू प्रशासन हमारे पास कोई नहीं आ रहा हमारी सुनने के लिए। आज लगातार हमें 6ठा दिन है। आज हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं सब लोग यहाँ बैठ के कि बीएचयू प्रशासन को कुछ सद्बुद्धि आए, हमारी सूझ लेने के लिए आए, हमसे बात करे कोई। आगे माने नहीं मानी गई तो आगे क्या करेंगे आप लोग? हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई तो हम आगे के लिए आमरण अनशन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से पीड़ित है। हमारी कोई सुनने के लिए कोई प्रशासन नहीं आ रहा है। हम काफ़ी दिनों से पीड़ित हुए हैं। इतने दिन से आप लोग धरने पर बैठे हैं तो क्या कोई प्रशासन आया? 8 तारीख शनिवार से हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। आज लगातार स्ट्राइक का 6ठा दिन हो गया है। कोई प्रशासन आपसे बात करने कोई आया है यहाँ हॉस्पिटल? प्रशासन से बात हुई है पर कोई रिजल्ट संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन कोई नहीं निकला है उस चीज़ का। किस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या है? ये धरना प्रदर्शन ये हम लोगों के अपने आत्मसम्मान के लिए है, जो कि हमारे साथ आए दिन यहाँ पे अवहेलना की जाती है। जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हैं वो हमारे इस आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, हम सेवा भाव में लगे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपना सम्मान खो दिया है। हम यहाँ पे अपने सिर्फ आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। आज हमारा ये सम्मान की लड़ाई करते हुए आज हमारा 6ठा दिन है। हम लोग पहले दिन से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासनिक तौर पर हमारे साथ कोई न्याय नहीं हुआ है। हमारी जो मांगे हैं, हमारी पहली मांग बस है कि हमें एमएस का इस्तीफा चाहिए। बस हमारी एक ही मांग है जो कि अभी तक प्रशासन ने संज्ञान में नहीं लिया है। हमने उसके लिए अपना कैंडल मार्च निकाला, हमने उसके लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया, आज हमने जो है उसके लिए सुंदरकांड का पाठ भी किया, लेकिन अभी तक हमारी जो मांग है वो सिर्फ इतनी है कि हमें सम्मान चाहिए। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हमें एमएस का इस्तीफा चाहिए और इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। आपकी बात नहीं मानी गई तो आप क्या अगला कार्य क्या करेंगे? अगर देखिए सर, आज 6ठा दिन है और हम इस चीज़ को कार्यरत करते हैं। अगर हमारी बात प्रशासन ने नहीं सुनी तो हमें मजबूरन आमरण अनशन के लिए हम बाध्य नहीं छोड़ा है। हमने शांतिपूर्वक इस जो हमारा चल रहा है अभियान, हम इसको शांतिपूर्वक चल रहे हैं। हम मरीजों का भी हमें भी पता है कि मरीज इससे आहत हो रहे हैं, लेकिन हमारी भी आत्मसम्मान की हमारी किसी ने सुनवाई नहीं ली तो हम मजबूरन बाध्य रहेंगे कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे पास और कोई विकल्प इन लोगों ने नहीं छोड़ा है सिवाय आमरण अनशन। मकर संक्रांति पर्व नजदीक आते ही लोग पतंग की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मकर संक्रांति का पर्व नजदीक आते ही पतंग की दुकानें लग गई हैं, जहां जमकर खरीदारी हो रही है। औरंगाबाद क्षेत्र में पतंगों की दुकान पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। दुकानदारों का कहना था कि प्रतिबंधित चाइनीज मंझे की यदि लोग मांग भी कर रहे हैं तो उन्हें इसका इस्तेमाल ना कर देसी मंझे बेचे जा रहे हैं। साथ ही लोगों से मास्क लगाने की भी अपील की जा रही है।
रमन जी, अगर बात की जाए तो हर साल के प्रति जो खिचड़ी मनाई जाती है, कोरोना काल को देखते हुए इस वर्ष अगर बात की जाए तो खिचड़ी को देखते हुए पतंगों की दुकानों पे कस्टमर की कितनी आगमन है, और इसी बात अगर बात की जाए तो गाइडलाइन का कितना पालन करवाएं? कोरोना काल की वजह से थोड़ा कस्टमर में थोड़ा दुकानदारी बहुत डाउन है, उतने मार्केट में चहल पहल नहीं है। जो हमारे यहाँ डीएम साहब है उनके निर्देशों का पालन किया जा रहा है, लोगों से मास्क लगा के वो अनुमति किया जा रहा है, मास्क लगा के सामान लें, सैनिटाइजर का यूज़ करें। जो हमारे डीएम साहब ने जो आदेश दिया है उसका आगे का पालन किया जा रहा है। और रही मार्केट की बात से, तो लॉकडाउन की वजह से मार्केट बहुत डाउन है, पहले की अपेक्षा आज से 2 से 2.5 साल 3 साल से मार्केट बहुत डाउन चल रहा है हम लोगों का। ठीक, अगर बात की जाए तो पतंग जिस हिसाब से औरंगाबाद की मार्केट बड़ी मार्केट जी मंडी की जी, मगर आपकी दुकानों में कुछ अलग तरीके की पतंग दिखाई देती है। जी, इसका विषय क्या है? विषय है कि हम लोग को दुकान सजाना पड़ता है, कस्टमर आकर्षित हो दुकानों पे आए। और दाल मंडी और यहाँ पे फर्क पड़ता है, हम लोग का चौड़ा थोड़ा रोड गली पड़ जाए, इसकी वजह से कस्टमर हम लोग की शॉप पे थोड़ा ज़्यादा आते हैं। जी, अगर बात की जाए तो जो चाइना मंडिया की बात होती है तो खिचड़ी आने से पहले हर जगह मतलब की शपथ लिया जाता है कि चाइना मंडिया को लेकर विरोध होता है। क्या इस बार मार्केट में या आपकी दुकान में चाइना मंडिया रखा गया है या नहीं? बिल्कुल हम लोग रखा नहीं जा रहा है। करीब 3 से 4 सालों से जब कैसे का अभियान चल रहा है, इससे हम लोग दूरी बना, हम लोग कस्टमर को भी समझा रहे हैं कि चाइना मंडी का प्रयोग ना करें। ये जो हमारा इंडियन मांझा है, जो ये सब है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कस्टमर से अपील किया जा रहा है कि इन सब मांझों पे ज़्यादा ध्यान दें और इन सब मांझा बेचे जो ज़्यादा हो, जिनसे हाथ वगैरह नहीं कटती है, यही मांझा हम लोग बेचते हैं। चाइनीज मांझा के लोगों से अनुरोध करते हैं वो लोग इसको ना यूज़ करें, वो खतरनाक होता है। आखिरी बात आपसे जानना चाहते हैं कि खिचड़ी में अगर महत्व जो गुड्डी लोग उड़ाते हैं, इसका मेन संदेश क्या होता है? मेन संदेश ये होता है कि एक पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है, हम हिंदू लोगों का बहुत बड़ा पर्व है। जो खिचड़ी हमारे हिंदू और मुसलमान सारे भाइयों इस पर्व को बहुत खुशखबरी के साथ मनाते हैं और बहुत उत्साहपूर्वक इस त्यौहार का वेलकम करते हैं। भिखारीपुर स्थित आरएस मेमोरियल स्कूल में कोविड टीकाकरण शिविर लगाकर 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण किया गया। भिखारीपुर स्थित आरएस मेमोरियल स्कूल में कोविड टीकाकरण शिविर लगाया गया। इस दौरान 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के छात्र छात्राओं का टीकाकरण हुआ। इस दौरान विद्यालय की प्राचार्य ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश अनुसार विद्यालय परिसर में शिविर लगाया गया है और 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अभी तक लगभग 200 बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने सभी से कोविड टीकाकरण कराने की अपील की और कहा कि आगे जिस प्रकार से गाइडलाइन आएगी उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने विद्यालयों में शिविर लगाकर अधिक से अधिक वैक्सीन लगाए जाने हेतु जिलाधिकारी को धन्यवाद दिया। इस दौरान प्रबंधक वीपी राय, प्रभारी अर्चना सिंह, अरुण सिंह, हिमानी, संजय पॉल, सोनी सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। सर, आज वैक्सीनेशन आपके विद्यालय में चल रहा है, तो कितने बच्चों का किया जा रहा है और लोगों को क्या संदेश देंगे? अब तक जो है लगभग 150 बच्चों के आसपास बच्चों को टीका लग चुका है। अभी बच्चे कुछ लाइन में खड़े हैं और मैं काशी की जनता से ये अपील करता हूँ कि यदि आपके घर में 15 से 18 वर्ष का कोई भी लड़का है तो आप केंद्र पे जा कर के टीका को जरूर लगवाएं, अपनी सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। कोरोना को देखते हुए आगे विद्यालय किस तरह से चलाएंगे, लोगों को क्या कहना चाहिए? इस कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए, बच्चों को सुरक्षित रखते हुए हम अपने विद्यालय को ऑनलाइन चला रहे हैं और जैसी भी स्थिति आएगी ऑनलाइन चलाने की व्यवस्था को रखेंगे ताकि किसी भी तरह से बच्चों का नुकसान न हो सके। और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना, इसके साथ ही साथ 2 गज की दूरी रखना, ये सारी व्यवस्थाएं जो है अपने विद्यालय में हमने किया है और भविष्य में भी करते रहेंगे। हमेशा ऐसा कार्य करेंगे जो राष्ट्र हित में हो। नमस्कार, मैं कांति तिवारी, प्रिंसिपल आरएस मेमोरियल एकेडमी। आज मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हमारे विद्यालय में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और शिक्षा का मंदिर होने के नाते इस पावन पर्व में हम चाहते हैं कि आप सभी हमें सहयोग प्रदान करें। मैं आग्रह करती हूँ कि वे सभी बच्चे जो 15 से 18 वर्ष के बीच के हैं, वे टीका नहीं लगवाए हैं, वो आकर टीका लगवा लें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आप मास्क और सैनिटाइजर लेना न भूलें। धन्यवाद। आज कितने बच्चों को टीकाकरण कराया गया विद्यालय में?
अभी तक की जो संख्या है उसके हिसाब से 120 तक की बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाया जा चुका है। आगे किस तरह से कोरोना को देखते हुए चलाएंगे आप विद्यालय? जो भी सरकार की तरफ से हमारी गाइडलाइन आएगी उस गाइडलाइन के नियमों को पालन करते हुए मैं अपने विद्यालय को चलाऊंगी। बीएचयू संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के छात्र कुलपति से मुलाकात न होने से क्षुब्ध होकर धरने पर बैठे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के छात्र कुलपति से मिलने पहुंचे। वहीं कुलपति से मिलने से सुरक्षा गार्ड ने रोक दिया, जिससे नाराज छात्र केंद्रीय कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि 2 दिनों पूर्व छात्र संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय विभाग के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जहां पर संकाय प्रमुख ने आकर आश्वासन दिया कि हम उनकी मांगों को लेकर कुलपति को पत्र लिखेंगे। संकाय प्रमुख के संकाय पीपीसी में शास्त्री को स्नातक व आचार्य को परास्नातक करने को लेकर संकाय प्रमुख द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन व कुलपति को पीपीसी भेजा गया। जब तीसरे दिन छात्र प्रतिनिधि इस विषय पर कुलपति से मिलने पहुंचे तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और सुरक्षा कर्मियों द्वारा गेट बंद कर दिया गया। इस बात से नाराज छात्र धरने पर बैठ गए। हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के छात्र हैं। हमें संस्कृत से परंपरागत डिग्री दी जाती है, वह बीए समकक्ष की डिग्री शास्त्री की होती है और एमए समकक्ष की डिग्री को आचार्य कहा जाता है। तो हम जब बाहर फॉर्म भरते हैं अन्य राज्यों में शिक्षक के लिए, धर्मगुरु इत्यादि के लिए, तो वहाँ वो स्नातक मांगते हैं, न कि शास्त्री और आचार्य। तो हम लोग बार बार अपने संकाय में संकाय अध्यक्ष महोदय को, कुलपति महोदय को 3-4 वर्षों से लगातार ज्ञापन देते आ रहे हैं कि हमारे शास्त्री के साथ साथ ग्रेजुएशन और आचार्य के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन उल्लिखित करके हमें दिया जाए, ताकि बच्चों का भविष्य अधर में न फंसे, उनको रोजी रोटी मिल सके। और यह न होने से छात्रों के भविष्य के गहरा संकट है। झारखंड में 12 से 13 छात्र एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी ज्वाइनिंग लेटर उन्हें नहीं मिला है, चूँकि इसलिए कि उनके डिग्री पे स्नातक परास्नातक उल्लिखित नहीं है। यहाँ तक ही नहीं, अभी सेना में धर्मगुरु की भर्ती निकली, यहाँ के तमाम छात्रों ने दौड़ निकाला, अपनी शारीरिक दक्षता वहाँ कायम किया। उसके बाद जब इन्हें लिखित एग्ज़ाम के लिए इन्हें एक मेल आया कि आप लोग लिखित एग्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि आप संस्कृत से शास्त्री किए हैं, बीए नहीं। तो इस तरीके के बहुत सारे संकट आ रहे हैं। इसके सुधार हेतु हम ये चाहते हैं कि हमारे डिग्री पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी लिखा जाए, ताकि हमारे भविष्य अधर में न फंसे। कल आप लोग आए थे मिलने, तो क्या हम लोग परसों हमारे यहाँ से पीपीसी करके यहाँ कुछ कुलपति महोदय के यहाँ भेज दिया गया। तो हमारे छात्रों का एक दल, उसमें हम 3 छात्र थे, हम यहाँ आए कि हमें वाइस चांसलर महोदय से मिलना है। वाइस चांसलर महोदय के पीआरओ ने साफ मना कर दिया कि आप संस्कृत के छात्रों के साथ वाइस चांसलर महोदय नहीं मिलेंगे, और उनके पीआरओ ने वहाँ गेट बंद कर दी गई। ऐसा माहौल लग रहा था जैसे हम कोई आतंकवादी हों और हम कुछ और चीज़ करने जा रहे हों। अधीक्षक जी, किस तरह का आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या है मामला? देखिए, मामला ये है कि हमारे यहाँ जो संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में शास्त्री आचार्य की जो डिग्री जाती है, विगत कुछ वर्षों से देखा रहा है कि हम किसी भी स्टेट सरकार में जब हम अपने नियुक्ति के लिए वहाँ एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो सरकार ये कह के मना कर देती है कि शास्त्री की जो डिग्री है स्नातक नहीं है, आचार्य का प्रस्नातक नहीं है। और सेना द्वारा भी इस विगत 2 वर्षों से कह रही है कि शास्त्री की जो डिग्री है उस पर ग्रेजुएशन नहीं लिखा हुआ है, जिसको लेकर हम लोगों ने कई बार अपने संकाय प्रमुख महोदय से मिला, लेकिन नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने संकाय जब बंद किया तो एक ज्ञापन दिया संकाय प्रमुख जी ने, तो उन्होंने पीपीसी करके सेंट्रल ऑफिस को भेज दिया और उन्होंने कहा कि मैं वीसी महोदय को सूचना कर दिया हूँ, आप छात्रों को 5 लोगों का डेलीगेशन मंडल जाइए और पीसी साहब से मिलिए। जब हम लोग आए यहाँ मिलने तो वाइस चांसलर साहब के पीए साहब डायरेक्ट मना कर दिए कि संस्कृत के छात्रों से डीसी साहब नहीं मिलेंगे, बोले हैं। और जो कि वो खाली थे और चैनल बंद कर दिया गया, जैसे कि हम कोई बाहरी उपद्रवी तत्व हो, मतलब छात्रों को उपद्रवी तत्व समझ रहे हैं। कुछ दिन आप सभी मीडिया बंधुओं को भी पता होगा, कुछ दिन पहले वाइस चांसलर महोदय ने एक मेल सभी छात्रों को किया था, पुराने और वर्तमान छात्रों को, कि हम सभी छात्रों से संवाद करना चाहते हैं, अच्छा शोध स्थापित करना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था देना। ये कौन सी आपकी शिक्षा व्यवस्था की डिग्री तो दे रहे हैं, लेकिन आप हमारी डिग्री को मान्यता नहीं है। हम इसी मांग को लेकर आज वाइस चांसलर साहब पुनः आए हैं कि आप हमारी मांगों पर विचार करिए। हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप हमारे छात्रों को भविष्य आधार में लटका हुआ है, हमारे भविष्य का ख्याल रखिए। मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम स्टेप स्ट्राइक धरना करेंगे, स्टेप वाइज।
पहले स्टेप वाइज करेंगे, अगर नहीं मानी गई तो फिर हम अपनी रणनीति के हिसाब से आगे से वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई हम भी जो छात्र के सुगमता होगी उसमें करेंगे। घाटों की सफाई करने वाले सफाई कर्मियों को वेतन न मिलने से क्षुब्ध होकर किया जा रहा धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। 80 घाट पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत काम करने वाली संस्था विशाल प्रोडक्शन द्वारा वेतन न दिए जाने से क्षुब्ध सफाई कर्मियों ने दूसरे दिन भी जमकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों ने कहा कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक वो अपने कार्य से विरत रहेंगे और धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम लोग के 2 महीने की सैलरी रुका हुआ है। क्या करती हैं आप? यही सफाई करते हैं। कहाँ कहाँ करती हैं? यही हम लोग भैंसा से सफाई करते हैं। तो क्या धरना प्रदर्शन कर रही है? यही हम लोग को 2 महीना की सैलरी मिल जाए, हम लोग काम शुरू कर देंगे। किस संस्था के तहत काम करती है? कौन संस्था कराती है? यही विशाल कराते हैं। तो वहाँ पे कल आए थे, बातचीत हुई तो क्या बोले? नहीं, विशाल नहीं आए थे, न विशाल आए थे न जेपी आए थे, न हम लोग का सुपरवाइजर आ रहे हैं। सुपरवाइजर काम करता है, हम लोग का सुपरवाइजर तो पीछे भाग जा रहे हैं, हम लोग के साथ नहीं लड़ रहे। कब तक सफाई नहीं करेंगे आप लोग? जब तक हम लोग का सैलरी नहीं मिलेगा। विजय जी, किस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कितने दिन हो गए? सैलरी नहीं मिल रही है, 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, तीसरा महीना चल रहा है। वादा पे वादा किया जा रहा है मगर सैलरी नहीं मिल रही है। हम लोग को बच्चे और सब घर में खाने के लिए मकान मालिक घर से निकाल रहा है और महीने से होता है। मकान मालिक जो है घर से निकाल रहा है। उसके बाद रूम जो राशन वाला राशन नहीं दे रहा है हम लोगों को, और जो दूध वाला दूध नहीं दे रहा है। बताइए हम लोग कहाँ जाए? बच्चे खराब हो रहा है, बच्चों का नाम काटा जा रहा है स्कूल से। तो आज आप लोगों ने इस पे कूड़ा भी बिखेर दिया है। हम लोग कल से हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं, परसों से ये पूरा हड़ताल काम नहीं हो रहा था। काम नहीं हो रहा है। नगर निगम के माध्यम से है या प्राइवेट? नहीं, ये प्राइवेट कंपनी है, नगर निगम के माध्यम से नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी विशाल कंपनी है। इसका टेंडर आप लोगों ने मोदी और योगी के हाया के नारे लगाए, क्या कारण? तो मोदी जी इसको गोद लिए बनारस को, मोदी जी आए, मोदी जी कहे स्वच्छता भारत, और मोदी जी घाट पे आए कहे साफ सफाई करवाइए। अब नमामि गंगे उन्हीं ने बनवाया, और जब मोदी जी जब हम लोग को पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, हम लोग को बात क्यों मोदी जी तक नहीं जा पा रही है, हम लोग को क्यों नहीं सुनवाई हो रहा है? न योगी जी सुन रहे, न मोदी जी सुन रहे, कहाँ बैठे हैं इस समय? आगे कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? आगे नहीं कार्रवाई होगी तो हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हम लोग रोड जाम करेंगे, रोड पे जाएंगे, क्या करें हम लोग? कोरोना गाइडलाइन के तहत लगाए गए नाइट कर्फ्यू का प्रशासन द्वारा लोगों से पालन करने की अपील की गई। कोरोना गाइडलाइन के तहत लगाए गए नाइट कर्फ्यू को देखते हुए नगर में पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। रात 10 बजते ही हूटर की गरज के साथ पुलिसकर्मी सड़कों पर निकलकर लोगों को जागरूक करने में लगे रहे। दुकानों को 10 बजते ही बंद करने की हिदायत दी गई। पुलिसकर्मियों ने कोविड गाइडलाइन के अनुसार चलने की लोगों से अपील की। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भेलूपुर थाना खुजवा निवासी एक परिवार सड़क पर रात गुजारने को मजबूर है। भेलूपुर थाना खुजवा किरहिया निवासी एक परिवार सड़क पर रात गुजारने को मजबूर है। दरअसल विगत 22 दिसंबर को शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे मकान में आग लग गई थी। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनका छोटा बेटा प्रकाश मोटरसाइकिल की मरम्मत करता था। घर में रखे ग्राहकों के 2 पहिया वाहन, घर में रखा लगभग 7 लाख का गहना, नकदी सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। सड़कों पर रहने को लाचार पीड़ित ने प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, क्षेत्रीय विधायक, राज्य मंत्री सहित पुलिस आयुक्त एवं जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई एवं पत्र को डाक द्वारा भेजा गया, लेकिन अभी तक किसी ने आर्थिक मदद व उचित कदम नहीं उठाया। हमारा घर पूरा जल गया, शॉर्ट सर्किट से घर जला। हम लोग सोए थे, अब आंधी इधर दरवाजे की तरफ से दुकान में से जलते हुए अंदर गया। अंदर मैं ऊपर सोया था, ऊपर का कमरा 2 ठो है, ऊपर सोया था। ऊपर जब बमक करके धुआं हो गया, गैस बन गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक छोटी बच्ची है, उसके दम घुटने लगा, तो मेरी बहू मेरे पास लेकर गई, लाइट मांगे थे, मैं रिचार्ज एक रखता हूँ, तो खोजते रहे था, मुझको ही दिखाई नहीं दे रहा था। वो मैं बोला ऐसा क्या धुआं लग रहा है, दिखाई दे। उधर रजाई में आग लग गया, तो हम उसको बोले बाहर निकलो, बच्चा को उसके हाथ से छीना और उसका गट्टा पड़ के ऊपर खींचा।
बगल वाले दूसरे के मकान पर, उसमें से कूद करके उधर से बांध का सीढ़ी चिल्लाया, बांध का सीढ़ी लगा के हम लोग उतरे। अब कैसे रह रहे हैं आप लोग महीना भर? अब देखिए यही बाहर रोड पर जो है कि ये लगा करके, इतने ठंड में आप लोग, यही तो मजबूरी है, क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई साधन नहीं है, मजबूरी हमारी। मदद मिला किसी से? किसी से मदद नहीं है। ये विधायक आए थे इस क्षेत्र का, सौरभ श्रीवास्तव, 5,000 रुपया दिए और फिर कोई दिखाई नहीं दिया। जिसके पास जाओ आश्वासन दे रहा है, बस सांत्वना दे रहा है, आश्वासन दे रहा है, आश्वासन, इसके अलावा कुछ नहीं। बुलानाला स्थित राम जानकी मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। बुलानाला स्थित श्री राम जानकी मंदिर में चल रहे सप्ताहव्यापी श्रीमद् भागवत कथा का भव्य समापन कथा व भंडारे के साथ हुआ। इस अवसर पर महंत अवध किशोर दास ने पूर्णाहुति की। उन्होंने बताया कि कोरोना की समाप्ति व देश की सुख समृद्धि की कामना के लिए ये आयोजन किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया। जी, किस तरह का ये कथा चला और किस तरह से समापन हो रहा है? ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये विश्व कल्याण हेतु हमारे श्री लक्ष्मी माता और उनके परिवार और हमारे मोहल्ला के सारे लोग ये विश्व कल्याणार्थ और अपने उत्तर वृद्धि के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुआ, जिसमें सारे लोग आए और श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान वैराग्य की पूर्णाहुति के लिए प्राप्त करने के लिए कथा हुआ। और आज श्रीमद् भागवत महापुराण के पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ, ब्राह्मण भजन, संत भजन और जितने भी लोग आएंगे सबके लिए प्रसाद भंडारा की व्यवस्था हुआ है। ये सारे व्यवस्था श्री राम जानकी मंदिर बुलानाला में एक कथा हुआ। भागवत कथा का मूल उद्देश्य है संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की शांति के हेतु और अभी जो कोरोना महामारी आया है उनके शांतता हेतु, उनके शांति के लिए हमारे सारे विश्व ब्रह्मांड के और काशी के, विशेष करके काशी के लोग सभी लोग सुखी संपन्न रहें और बाबा विश्वनाथ के अविचल अखंड माता श्री गंगा जी का अखंड भक्ति प्राप्त करने के लिए एक कार्यक्रम। सिगरा शहीद उद्यान पार्क में शक्ति ग्रुप का औपचारिक उद्घाटन हुआ। सिगरा शहीद उद्यान पार्क में शक्ति ग्रुप का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस संस्था में महिलाओं का एक समूह है जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं और ये हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगी। इस मौके पर बीना सिंह, मीना मुखर्जी, सीमा चौधरी, संगीता शर्मा इत्यादि महिलाएं सम्मिलित रहीं। आज हम लोगों ने शक्ति ग्रुप का जो है उद्घाटन किया है। शक्ति ग्रुप जो है महिलाओं का एक समूह है। इसमें क्या है कि जितनी भी महिलाएं हैं अपने अपने संगठन से जुड़ी हुई हैं, अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और हम सभी लोग मिल करके महिलाओं के साथ या यूं पुरुषों के साथ जिनके भी साथ अन्याय हो रहा है, उनको सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और समाज में कार्य करेंगे। आज शक्ति ग्रुप से जुड़ने का और उसके ओपनिंग में यहाँ पे उपस्थित होकर गौरवान्वित महसूस हो रहा है, क्योंकि किसी ऐसे के लिए हम लोग लड़ाई या फिर उनके साथ खड़े रहेंगे जो प्रताड़ित हैं अपने अपने परेशानियों से, और एक नए हौसले के साथ। तो हम सभी का एक ही कहना है कि अब उड़ान भर चुके हैं और हौसला जब भर लिया है ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है फिर कद आसमान का। डॉक्टर ओम शंकर के खिलाफ दर्ज मुकदमे के संदर्भ में अधिवक्ताओं ने एडिशनल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को अधिवक्तागण एकजुट होकर एडिशनल कमिश्नर को पत्रक सौंपने पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम सभी अधिवक्तागण संवैधानिक संस्थाओं के संरक्षण हेतु सतत प्रयासरत हैं। बीएचयू के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम शंकर के खिलाफ दर्ज मुकदमे जो कि फर्जी व बेबुनियाद हैं, उस पर कार्रवाई करते हुए मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाए जाने की मांग को लेकर हम यहां पत्रक सौंपने आए हैं। हम लोग बीएचयू के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट और हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर के खिलाफ दिनांक 6 जनवरी को हुए फर्जी व गैरकानूनी एफआईआर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए इसमें हम लोग अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट से जो है हम लोगों ने मिलने का काम किया है और हम लोगों ने मांग किया है कि आप इसमें एफआईआर लगाने के लिए दिशा निर्देश दें। तो क्या कहा उन्होंने कहा कि मैं डीसीपी काशी जोन को इसको जांच करके करने का निर्देश दे दिया हूं। आप लोग जो है डीसीपी काशी जोन से अगर कोई बात होगी तो अवगत करा दीजिएगा, नहीं तो इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। जो है हम लोग जो है आपको बता दें कि प्रकरण क्या था। इसमें दिनांक 5 जनवरी को डॉक्टर ओम शंकर ने अपने फेसबुक वाल पर एक पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा
कि पौराणिक हत्यारे परशुराम और आधुनिक हत्यारे गोडसे में कोई फर्क नहीं है। इसी पोस्ट को लेकर के मनुवादी सोच से संबंध रखने वाले जो है एक आरएसएस के व्यक्ति ने उनके खिलाफ जो है 6 जनवरी को एक FIR दर्ज करवाया। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर उनके द्वारा जो एप्लीकेशन दिया गया है उसके प्रार्थना पत्र को अगर पूरा सही मान भी लिया जाए तो उस प्रार्थना पत्र से प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध नहीं परिलक्षित होता है। लिहाजा उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर यशोलंका को कोई FIR दर्ज करने के बजाय GD में दर्ज करना चाहिए था और GD में दर्ज करने के बाद उसका सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहिए था और उससे यह पता चलता कि इसमें कोई आपराधिक या संज्ञेय अपराध की सूचना नहीं है तो एप्लीकेंट को सूचना देना चाहिए था कि इससे कोई अपराध नहीं बनता है। लेकिन उन्होंने गैरकानूनी प्रक्रिया अपना करके बिना किसी संज्ञेय अपराध के प्रकरण में संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज कर लिया है। इसी मसले पर हम लोगों ने अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट से मुख्यालय से मिल करके अवगत कराया है कि आप उन्हें जो है अवगत कराएं और दिशा निर्देश दें कि इसमें FIR लगे जिससे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के मान सम्मान पर ठेस न पहुंचे। धन्यवाद। SMS इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित हुई। वाराणसी के प्रतिष्ठित प्रबंधन एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस के तत्वाधान में SMS इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के आरंभ होने की औपचारिक घोषणा की गई। इस अवसर पर संस्थान के फाउंडर डायरेक्टर कृष्णकांत वाजपेयी और संस्थान के CEO और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस के कोषाध्यक्ष तथा पूर्वांचल निर्यातक संघ के अध्यक्ष अमिताभ ने संस्थान के उद्देश्यों एवं कार्य प्रणाली पर प्रकाश डाला। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए संस्थान के निदेशक कृष्णकांत वाजपेयी ने संस्थान में चलाए जा रहे कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आज किस तरह का यह कॉन्फ्रेंस की और क्या कहना चाहते हैं? SIFDT SMS इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज जिसके साथ परिचित होंगे, वाराणसी का और भारत का प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थान है। उसी के ही तत्वावधान में ये फैशन इंस्टीट्यूट खोला गया है और जब हम लोगों ने शुरू किया था तब उसके फ़ौरन बाद कोरोना शुरू हो गया तो हम लोगों ने इसको फॉर्मली लॉन्च नहीं किया। तो ये काफ़ी दिन से चल रहा था, फिर दूसरी बार कोरोना आ गया तो अभी इसका हम लोगों ने फॉर्मल लॉन्च किया है। हालांकि इस बीच में हमारे एडमिशन्स शुरू थे और क्लासेस वगैरह भी हो रहे थे और एक बैच हमारा निकल भी गया और वो इंटर्नशिप वगैरह भी करके अभी प्लेसमेंट वगैरह भी उसका हो गया है। तो इसको करने से किस तरह का लोगों को लाभ होगा? देखिए, वाराणसी अपने आप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अपने कपड़ों के लिए, अपने डिज़ाइन के लिए, सब चीज़ों के लिए। लेकिन यहाँ के कपड़े इस्तेमाल करके बाहर के डिज़ाइनर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वाराणसी में गारमेंट इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ इसको शुरू करने का पर्पज़ जो है वो ये है कि जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनको और ज़्यादा फ़ायदा हो, जो दूसरे जगह के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं वो यहाँ भी उठाएं। समस्या ये थी कि यहाँ पे ट्रेंड प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनिंग के बहुत कम थे या नहीं के बराबर थे या बाहर से ट्रेनिंग लेके आते थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज ने उसी गुणवत्ता का जैसा SMS काम करता है एक संस्थान शुरू किया जहाँ पे हम अत्याधुनिक मशीनें, हमारे पास सारी जापानी मशीनें हैं, वो मशीनें जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं वो लगाई है। हमारे पास फैशन स्टूडियो है फोटोग्राफी का जिसमें बच्चों को फोटोग्राफी की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक विशिष्ट प्रकार की ट्रेनिंग देने का स्थान है, बनारस में बनाया गया और इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के काम करने वालों को जिनका फैशन में इंटरेस्ट हो, जो फैशन में करियर बनाना चाहते हैं, एक ऐसा ऑप्शन दिया जाए जो उनको दुनिया में कहीं भी मिल सकता हो अच्छी से अच्छी जगहों पर, वो यहाँ मिले। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मछोदरी स्मार्ट विद्यालय का बेसिक शिक्षा अधिकारी व अन्य अधिकारियों ने किया निरीक्षण। BHO अस्पताल के MS की सद्बुद्धि हेतु धरने के 6वें दिन नर्सिंग स्टाफ ने किया सुंदरकांड का पाठ। मकर संक्रांति पर्व नजदीक आते ही पतंग की हो रही जमकर खरीदारी। और भिखारीपुर स्थित RS मेमोरियल स्कूल में कोविड टीकाकरण शिविर का हुआ आयोजन।
तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।